हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत भाग 3 से चैप्टर 2 बस की यात्रा। तो चलिए इस अध्याय के जो लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई जी। इनका जन्म हुआ था जबलपुर में। ये एक व्यंग्यकार थे। इनके बहुत सारे व्यंग आपको न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को भी मिल जाएंगे। व्यंग पर इनकी कई पुस्तकें भी हैं। इनके कई संग्रह हैं जिसमें हंसते हैं रोते हैं, बस की यात्रा आदि प्रमुख है। में भी कई सालों तक काम किया था। बच्चों, आप सभी ने कभी ना कभी बस पर तो यात्रा की ही होगी। क्या आपने कभी ऐसी बस पर यात्रा की है जो देखने में बहुत ही खंडर हालत में हो। यहाँ पर लेखक जिस बस से यात्रा करते हैं तो वो एक ऐसी ही बस होती है, और जब इंसान को मजबूरी होती है कि उसे जाना ही जाना है तो ऐसा ही एक हालात लेखक के साथ भी होता है। उनको उस बस में जाना ही पड़ता है। तो उस बस को लेकर उनका क्या एक्सपीरियंस था, क्या अनुभव था, इस अध्याय में उन्होंने हमसे साझा किया है। तो चलिए देख लेते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो कि जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। लेखक का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में ही हुआ था। 5 मित्र, लेखक उनके साथ उनके 5 मित्र थे और उन्होंने ये तय किया कि वो शाम 4 बजे वाली बस से चलेंगे। उनको पता था कि पन्ना से इसी कंपनी की जो बस है वो सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो कि उनको जबलपुर ट्रेन से मिला देगी और सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या करें, रास्ते में डाकू मिलते हैं ना। नहीं, बस डाकिन है। बस की खस्ता हालत देख करके इनको लोगों ने समझाया कि इस बस से जाना खतरे से खाली नहीं है। रास्ते में डाकू नहीं मिलते, लेकिन ये बस डाकिन है। इट मीन्स बस की हालत इतनी ख़राब थी कि अगर कोई भी उसमें यात्रा करता था तो उसको ये नहीं पता होता था कि कब बस रास्ते में ही रुक जाएगी, या उसके जो शीशे वगैरह थे वो इतने टूटे फूटे थे कि वो लोगों को लग सकते थे। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, बूढ़ी बस लग रही थी। बूढ़ी बस यानी बहुत पुरानी सी बस थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य ही थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो बस कंपनी में किसी एक का हिस्सा था तो उन्होंने उनसे पूछ ही लिया कि ये बस चलती भी है, तो बोलते हैं क्यों नहीं चलती, ये तो अपने आप चलेगी। तो उन्होंने, लेखक ने भी कह दिया कि यही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप कैसे चलती है। तो उन्होंने कहा, जी हाँ देखिए चलेगी। तो गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। और हम आगा पीछा करने लगे। हमारे एक डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, बस को बहुत एक्सपीरियंस है, नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जीवन मरण तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, चाहे वो राजा हो, रंग हो या फिर फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी जब इंसान की डेथ होती है ना तो कोई ना कोई बहाना बनता है। कोई कहता है उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई कहता है उसको बुखार आ गया था, कोई कहता है उसको हार्ट अटैक आ गया था। तो इस तरह से बस एक निमित्त होना चाहिए और इंसान को जाना ही जाना है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं।
कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। कितना अच्छा लिखा है कि कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस की हालत इतनी बुरी थी कि उसके कांच भी टूट चुके थे और टूटे हुए कांचों से लेखक को बचना था, क्योंकि अगर कांच टूटा हुआ उनको लग जाता तो उनके शरीर पर हानि हो सकती थी, उनको चोट। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, एक भी हिस्सा दूसरे हिस्से की सहायता नहीं कर रहा था, क्योंकि पूरी बस ही टूटी पड़ी थी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, तो उनको बहुत डर लग रहा था। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही है। और उसकी जो लाइट थी ना बस की, वो भी ख़राब हो चुकी थी और धीरे धीरे वो बस आगे जा रही थी। और अगर कोई गाड़ी आगे से दिखती तो वो साइड में कर देता उसको ड्राइवर, और मानो ऐसा कह रही हो कि तुम निकल जाओ, मैं तो तुम्हारे जैसे तेज नहीं दौड़ सकती क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। उसकी हवा ही निकल गई। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, क्योंकि उसे अपनी जान की ही परवाह नहीं है। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल ही नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो लेखक कहते हैं बस की हालत इतनी ख़राब थी। पहले तो इन्हें इतना डर लग रहा था, वो सोच रहे थे कि वो तो कहीं पहुंच ही नहीं सकते आज। लेकिन फिर उनके मन में जितनी भी चिंता थी, सारा तनाव था, उन्होंने सोच ही लिया कि जो होगा अब देखा जाएगा। अब तो बैठ ही चुके हैं, ना तो वापस आ सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना ही आगे जा सकते हैं। तो वो आराम से बस में बैठ गए और फिर हंसी मजाक करने लगे। इस तरह से उन्होंने एक खटारा बस में यात्रा की और उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव हमको बताते हैं। आपको बताना है कि क्या आपने भी कभी ऐसी बस से
यात्रा की है? अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।